Hello, people. वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं देखने वालों की संख्या और सब्सक्राइब करने वालों की संख्या, तो सब्सक्राइब करने वाले कम हैं और देखने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ तो मुझे आई फील बैड राइट अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट एज मच एज़ पॉसिबल। मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं भी मोटिवेटेड रहूँगी, वीडियोस बनाऊँगी, आप जो सजेशंस देंगे उसके वीडियोस बनाऊँगी, राइट। तो आई नो इंट्रो आज का काफ़ी बड़ा हो गया, बट कभी कभी चलता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है अरब राष्ट्रवाद। और इसका हम सबसे पहले परिचय देख लेंगे। लेकिन अरब राष्ट्रवाद को देखने से पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीयता आखिर क्या है। राष्ट्रीयता को अंग्रेज़ी में नेशनैलिटी कहते हैं, और राष्ट्रीयता अर्थात जो किसी व्यक्ति या किसी संप्रभु राज्य के बीच जो कानूनी संबंध होते हैं, जो कानूनी संबंध जिसे कहते हैं, ठीक है, उसे हम नेशनैलिटी कहते हैं। ठीक है, अर्थात राष्ट्रीयता। अब अगर हम बात करते हैं राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है, तो राष्ट्र के प्रति जो हमारी निष्ठा होती है, उसकी प्रगति, उसके प्रति जितने भी सभी नियम होते हैं, आदर्श होते हैं, उसे बनाए रखने का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, अर्थात राष्ट्र की प्राथमिकता हमारे जीवन में अत्यधिक है। हमारा राष्ट्र क्या है? भारत। ठीक है, अगर हमसे कोई हमारी नेशनैलिटी पूछता है तो हम कहते हैं हम इंडियन हैं, राइट। अब जहाँ राष्ट्रवाद की बात की जाए तो इसने जहाँ जनता को जोड़ा है, उसने विभाजित भी किया है। अत्याचारी शासन से अगर उसने मुक्ति दिलाई है तो विरोध और युद्धों का भी कारण बना है। और आज हम अरब राष्ट्रवाद के बारे में देखने वाले हैं, और सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। अरब राष्ट्रीयता का इतिहास प्रथम विश्व युद्ध के समय से प्रारंभ होता है। तो इस इतिहास का प्रारंभ कब होता है? अरब राष्ट्रीयता का प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही प्रारंभ हो जाता है, और ये चरम सीमा पर कब पहुंचता है? द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, लेकिन अरब राष्ट्रीयता की भावना का श्री गणेश उसी समय से हो गया था जब इस्लाम का जन्म हुआ था। तो इस्लाम के जन्म के साथ ही राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो प्रबल हो चुकी थी। अब इस्लाम का उदय कब हुआ? तो इस्लाम का उदय 7वीं सदी में हो गया था अरब प्रायद्वीप में। और किसने किया था? तो इसे हजरत मोहम्मद पैगंबर जी ने किया था। ठीक है, और भूमध्य सागर के आसपास के जितने भी देश थे वे अपनी पुरानी अस्त व्यस्त परंपरा, उनकी जो पुरानी अस्त व्यस्त परंपरा थी, परंपरागत जो उनके रहन सहन थे उनके, उसे वे त्यागना चाहते थे और एक साथ एक राजनीतिक संगठन बनाकर रहना चाहते थे। और इस्लाम जो था इसने इन अरब राज्यों में धार्मिक एकता के साथ साथ राजनीतिक एकता लाने का भी प्रयास किया। ठीक है, कई राज्यों को संगठन कर उन्हें एक राजनीतिक संगठन में परिवर्तित किया गया। तो कई ऐसे राज्य थे जिसने एक दूसरे का साथ दिया, एकता बनाई, एक साथ संगठित हुए और राजनीतिक संगठन में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। 15वीं-16वीं सदी में जब ऑटोमन तुर्की ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की तो राष्ट्रीयता की यह भावना और भी प्रबल होने लगती है। तो 15वीं-16वीं सदी में क्या होता है कि जब ऑटोमन तुर्की होती है, वो तुर्क साम्राज्य की जब स्थापना करती है तो राष्ट्रीयता की जो भावना थी अरब राज्यों में वो और भी प्रबल हो जाती है। और ग्रीस, मिस्र, सीरिया, तुर्की इत्यादि राज्य अपनी अपनी मुक्ति पाने के लिए तुर्की साम्राज्य के प्रभुत्व का विरोध करते हैं। तो ऑटोमन जो
तुर्क थे, उन्होंने जिस तरह तुर्की राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था, उसे स्वतंत्र होने के लिए, उसका विरोध करने के लिए भी राष्ट्रीयता की भावना ने मदद की थी उनकी, ताकि वो स्वतंत्र हो सके। राष्ट्रीयता की भावना उनमें प्रबल होती जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी, जिससे वे स्वतंत्र होने के इच्छुक थे। आगे देखते हैं। इन्हीं दिनों जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और तुर्की साम्राज्य के मित्र पक्षों को छोड़कर धुरी राज्यों का साथ दिया। तो तुर्की साम्राज्य जो होता है, जब विश्व युद्ध छिड़ता है तो वो धुरी राष्ट्रों के साथ जाकर मिल जाते हैं। तो अरब राज्यों में राष्ट्रीयता की जो भावना होती है, उसका जो पूरा जोश होता है, वो और भी बढ़ने लगता है, क्योंकि वे धुरी राष्ट्रों की सहायता करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी बंधन में नहीं रहना था, वो किसी के अंतर्गत नहीं रहना चाहते थे, वे स्वतंत्र होना चाहते थे, जिससे राष्ट्रीयता की जो भावना है, इसने काफ़ी उनकी सहायता की है स्वतंत्र होने में। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे। तो सबसे पहला जो कारण था वो था ईसाई पादरियों से संपर्क। 19वीं सदी में अनेक ईसाई पादरियों का आगमन इन राज्यों में होने लगा। तो अरब प्रायद्वीप में कई ईसाई पादरियों का आगमन होने लगा था। ठीक है, कई लोग, कई पादरी अलग अलग देशों से, पाश्चात्य देशों से, पश्चिमी एशिया के देशों से यहाँ आ रहे थे और अपना काम कर रहे थे। इनका प्रमुख काम क्या था? तो इन राज्यों के धर्म का प्रचार करना। वे अपने राज्य का धर्म प्रचार करने के लिए आते थे, और इन्होंने ना केवल धर्म प्रचार किया बल्कि सामाजिक सुधार भी किए। इन्होंने सिर्फ अब धर्म प्रचार की और ध्यान अपना आकर्षित नहीं किया, बल्कि यहाँ पर सामाजिक सुधार भी किए। अगर सामाजिक शोषण हो रहे थे तो उसमें सुधार के लिए भी इन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे सामाजिक सुधार हो सके, और शिक्षा के कामों में भी अपना मन लगाया और शिक्षा का प्रचार करके इन राज्यों को जगाया। इनमें राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया। अमेरिका के पादरियों ने स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की स्थापना की। तो अमेरिका के जो पादरी जो भी आए थे अरब प्रायद्वीप में, उन्होंने क्या किया कि स्कूल की स्थापना की, कॉलेज की स्थापना की, यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और सीरिया और लेबनान में ईसाई पादरियों ने पश्चिमी देशों के आधार पर विद्यालयों की स्थापना की। तो सीरिया और लेबनान में क्या होता है कि जो अमेरिकी होते हैं, उन्होंने, जो ईसाई पादरी होते हैं, उन्होंने पश्चिमी देशों के आधार पर कई विद्यालयों की स्थापना की। 1866 ईस्वी में सीरियन प्रोटेस्टेंट कॉलेज की स्थापना की गई। तो 1866 ईस्वी में क्या होता है कि सीरियन प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो कॉलेज की स्थापना करते हैं, और 1875 ईस्वी में फ्रांस जो होता है, फ्रांस के जो पादरी होते हैं, उन्होंने बेरूत में यूनिवर्सिटी प्रोटेस्टेंट कॉलेज की भी स्थापना की। ये आप लोग याद रखिएगा, ये सारे डेट्स और कौन कौन से कॉलेज की स्थापना की गई और कौन से पादरियों द्वारा की गई। सेकेंड पॉइंट है यूरोप राज्यों से संपर्क। यूरोपियनों के ऊंचे रहन सहन से ये देश काफ़ी प्रभावित हो गए थे। तो यूरोपियन के जितने भी लोग थे, उनके रहन सहन, उनके पहनावे, उनके खाने के तरीके, उनकी शिक्षा, वे लोग काफ़ी प्रभावित हो चुके थे यूरोपियनों से, क्योंकि काफ़ी पादरी जो आ रहे थे वो उनके रहन सहन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिससे जो अरब के राज्य के जितने भी लोग थे, जितने भी राज्य थे, वो इनसे प्रभावित हो रहे थे। और यूरोपियनों के संपर्क में आने से ज्ञान विज्ञानों से ये राज्य परिचित भी होने लगे थे। ज्ञान विज्ञान का भी से भी वे परिचित होने लगे थे। और सीरिया तथा लेबनान पर फ्रांस का शासन था। तो सीरिया और लेबनान पर फ्रांस का शासन था, और मिस्र पर ब्रिटेन का प्रभाव था। अरब राज्यों ने यूरोप के संपर्क से नई नई चीज़ों को हासिल किया। उन्होंने पाश्चात्य ढंग की शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने उनके रहन सहन, उनके खाने पीने के तरीके जितने भी थे उसे भी अपनाया। ठीक है, और इन्होंने अरब राज्यों में एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया।
यूरोप के विद्वानों के माध्यम से शिक्षा का जो स्तर था, जितने भी विद्वान आते थे अरब प्रायद्वीप में प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके माध्यम से क्या होता है अरब प्रायद्वीप में कि शिक्षा का भी जो स्तर होता है, का जो लेवल होता है, वो भी काफ़ी ऊंचा हो जाता है। अब हम तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रेसों का आविष्कार, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। मध्य पूर्व में प्रेस की स्थापना हो जाने से राष्ट्रीयता के प्रचार में काफ़ी सहयोग मिला, क्योंकि कई ऐसे लेखक थे या फिर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या अपना मतक्य रखना चाहते हैं, या फिर उसे क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, या फिर उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं। तो उसे अपनी व्याख्या को रखने के लिए प्रेस का जो संचार हुआ, उसने राष्ट्रीयता के प्रचार में काफ़ी सहायता मिलती है उससे। और आधुनिक विश्व को गतिशील बनाने में सर्वाधिक हाथ जो था वो प्रेस का ही रहा है, क्योंकि इससे काफ़ी लोग जो थे, जो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे, वे अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करते थे प्रेस द्वारा। ठीक है। 19वीं तथा 20वीं सदी में अनेक प्रेसों की स्थापना भी की गई थी। साहित्य अकादमी तथा पुस्तकालयों की भी स्थापना की जाती है, और उसके साथ साथ छापे खाने की व्यवस्था भी की जाती है। कई पत्रिकाएं भी निकलती हैं जिसमें कई विद्वानों के अपने भावनाएं, अपनी व्याख्या उनके द्वारा होती है, जिसने राष्ट्रीयता के को और भी प्रबल किया। तबरीज़, तेहरान, सीरिया और लेबनान में फ्रेंच मिशनरियों ने अनेक प्रेसों की स्थापना की। तो तबरीज़ ये राज्यों के नाम हैं। तेहरान, सीरिया और लेबनान में फ्रेंच मिशनरी जो होते हैं, उन्होंने प्रेसों की स्थापना की। और मिस्र से अल वाक़िया अल मिस्रिया नामक पत्रिका निकाली गई, और बेरूत में पाक्षिक पत्र भी निकलने लगे थे। और अल बुस्तानी ने अरबी भाषा में शब्दकोश, डिक्शनरी का भी निर्माण कर लिया था। अब हम देखेंगे छात्रों की विदेश यात्रा। उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अरब राज्य के जितने भी छात्र थे, वे पाश्चात्य देशों की ओर बढ़ रहे थे, ताकि वो उच्च स्तर की जो पढ़ाई है उसे ग्रहण कर सके और विदेशों की यात्रा कर सके। और 1810 से 1825 ईस्वी के बीच में इराक़ के अनेक छात्र थे जो ब्रिटेन गए, और जहां इन्होंने विशेष रूप से चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। 19वीं सदी में ईरान के 42 जो छात्र थे, उन्हें चुन लिया जाता है यूरोप द्वारा, और वे यूरोप के विश्वविद्यालयों में उन्हें भेजा जाता है ताकि वो आगे की पढ़ाई को जारी रख सके। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे गुप्त समितियों का सहयोग। राष्ट्रीयता के विकास में गुप्त समितियों के प्रयास जो थे वो सर्वाधिक प्रशंसा के योग्य थे। जितने भी गुप्त समितियां बनाई गई थी, इनके सहयोग से भी अरब में राष्ट्रीयता की भावना को अग्रसर किया। ठीक है। और दो महान विश्वयुद्धों के बीच तथा इनके पहले भी इन देशों में ऐसी अनेक गुप्त समितियों की स्थापना की गई, जो या तो ऑटोमन सम्राट के विरुद्ध थी या पाश्चात्य देशों के खिलाफ थी। तो कई ऐसी समितियां थी जो ऑटोमन जो तुर्क थे उसके खिलाफ थी, और कुछ ऐसी समितियां थी, गुप्त समितियां थी, जो पाश्चात्य देश थे उसके खिलाफ थे। और तुर्की का युवा तुर्क संघ एक ऐसी ही समिति थी। युवा तुर्क संघ तो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है अरब प्रायद्वीप में। और इस प्रकार इन गुप्त संस्थाओं के चलते मध्य पूर्वी देशों में राष्ट्रीयता का विकास काफ़ी हुआ। इन समितियों के वजह से ही काफ़ी विद्रोह हुए। अब्दुल हमीद द्वितीय को भी हटा दिया गया युवा तुर्क आंदोलन के द्वारा। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है युवा तुर्क आंदोलन के बारे में, युवा तुर्कों के बारे में। ठीक है। तो इसका 6th पॉइंट है तुर्क सुल्तान की कमज़ोरी से प्रेरणा। जो तुर्की के जो सुल्तान थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। ठीक है।
और प्रथम विश्व युद्ध तक तुर्क साम्राज्य कमज़ोर हो गया था काफ़ी, और इस कमज़ोरी के चलते जो अरब राज्य थे वे एक होने की प्रेरणा उन्हें मिलती है। वे एक साथ एक राजनीतिक संगठन करना चाहते थे, ठीक है, एकता स्थापित करना चाहते थे। उसे इनकी तुर्क सुल्तान जो थे उनकी कमज़ोरी को देखकर उनमें एक उन्हें और भी प्रेरणा मिलती है कि वे आगे चलकर स्वतंत्र भी हो सकते हैं, एकता भी स्थापित कर सकते हैं, और ऐसे अरब राज्य बसाने की कल्पना करने लगे जहां लोकतंत्र, समानता, राष्ट्रीयता इत्यादि का निवास रहता है। तो वे चाहते थे कि उन्हें लोकतंत्र, समानता, राष्ट्रीयता ऐसे राज्य की वो स्थापना करना चाहते थे, वे उनका स्वप्न था। और आगे चलकर तुर्क सुल्तान की असमर्थता को देखते हुए सभी राज्य क्रांति के द्वारा पृथक सत्ता की स्थापना का प्रयास करने लगे। तो तुर्क सुल्तान जो था उसकी असमर्थता को देखते हुए जो बाकी राज्य होते हैं वो क्रांति के द्वारा पृथक होना प्रारंभ कर देते हैं, स्वतंत्र होना प्रारंभ कर देते हैं, और अपनी एक पृथक सत्ता को स्थापित करने का काफ़ी प्रयास करने लगते हैं। अतः ऑटोमन शासन की कमज़ोरी ने इस राष्ट्रीयता के विकास में भी काफ़ी काम किया है। सातवां और लास्ट पॉइंट है, तेल की प्रचुरता से गौरव का अनुभव हुआ। तो जब अरब राज्यों में तेल की खानों का जब पता चलता है तो ये राज्य अपने आप को काफ़ी गौरवशाली समझने लगते हैं, क्योंकि तेल की खानों से काफ़ी आर्थिक सहायता मिलती है, यहाँ के लोगों को आर्थिक प्रगति होती है, और यह अनुभव करने लगे कि विश्व के देशों में इसका भी महत्व है। क्योंकि कई ऐसे पाश्चात्य देश थे जो अरब प्रायद्वीप में इसलिए आए थे ताकि उनका आर्थिक जो नीति है, आर्थिक नीति को वो आगे बढ़ा सके। वे वहाँ से तेल की खानों से भी काफ़ी मुनाफा कमा सके। वे उनकी ये उनका स्वार्थ था, ठीक है। और उनके पास ऐसी संपत्ति है जिसके द्वारा वे बहुत कार्य कर सकते हैं। तो उन्हें ये अनुभव होता है एक टाइम पर जाकर कि हमारे पास तेल की खाने हैं जिससे हम एक काफ़ी बड़ी संख्या में संपत्ति हम बना सकते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे कार्य हो सकते हैं अरब प्रायद्वीप में। तो ये लास्ट पॉइंट था कि तेल के माध्यम से, तेल की प्रचुरता से काफ़ी गौरवशाली महसूस करते हैं वहाँ के लोग, और वे इसे सुरक्षित भी रखने का प्रयास करते हैं। और धीरे धीरे वे ये भी सोचने लगते हैं कि तेल उनकी अपनी संपत्ति है और उसका उपयोग या इसके तेल कूपों आदि का प्रबंध स्वयं इनके देश की कंपनियां ही करेंगी, दूसरे देश की कंपनियां नहीं करेंगी, ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया कि काफ़ी पाश्चात्य देश अरब प्रायद्वीप के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि तेल की खानों का महत्व आखिर है क्या। तो ये पॉइंट यहीं पे समाप्त होता है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अरब राष्ट्रीयता के उदय के अनेक कारण थे, और किसी एक कारण के चलते यह राष्ट्रीयता नहीं आई थी। क्योंकि कोई भी घटना अगर होती है तो उसके पीछे कई अनेक कारण होते हैं। परिस्थितियों पर वो निर्भर करता है कि कितने कारण होते हैं, और संयोगवश इसी समय इन राज्यों में ऐसी महान विभूतियाँ भी पैदा हुईं जिन्होंने राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाया। कई ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाया, जैसे इब्न सौद, कमाल पाशा की बात कर लें। इन्होंने अरब की राष्ट्रीयता को और भी आगे बढ़ाया, पाश्चात्य देशों से युद्ध किया। उनकी राष्ट्रीयता इतनी प्रबल थी कि इन दोनों युद्धों के बीच या उत्तरार्ध में भी प्रायः सभी राज्य स्वतंत्र हो गए, और इस प्रकार उनकी राष्ट्रीयता सफल हो गई। तो एक एक करके क्या होता है कि राष्ट्रीयता की भावना की वजह से वो इसमें सफल हो जाते हैं, वे एक पृथक सत्ता की स्थापना कर लेते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और अपनी अलग एक पृथक सत्ता, अलग राज्य की स्थापना करते हैं, और वो किसी के अधीन नहीं रहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अरब राष्ट्रवाद।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।